अगली सुबह विराज रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस के अंदर जाते वक्त उसने एक नज़र पलक के टेबल को देखा। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पलक वहां बैठकर अपना काम कर रही है। विराज तुरंत उसके पास गया, लेकिन फिर खाली चेयर देखकर उदास हो गया। वो निराश होकर अपने ऑफिस में चला गया और चेयर पर बैठकर सामने पलक के टेबल को देखने लगा और वो अपनी पुरानी याद सोचने लगा। वहीं इनायत अपने ऑफिस में बैठकर किसी से फ़ोन पर बातें करते हुए गुस्से से कह रही थी, व्हाट, पलक नहीं मिली? मतलब तुम कर क्या रहे हो? 1 हफ्ता हो गया और तुम्हें पलक का कुछ पता ही नहीं चला। मुझे उसके बारे में जानना है। कहाँ है वो? और अगर मिल जाए तो मार देना उसे। और कॉल को डिस्कनेक्ट कर फ़ोन ड्रॉर पर रख दिया। फिर चेयर से अपना सीट टिकाकर पलक के बारे में सोचने लगी। आखिर कहाँ जा सकती है वो? किसी को नहीं पता उसके बारे में, इवन विराज तक को नहीं पता। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके ऑफिस में एक लड़की आई और उसे देखते हुए बोली, थैंक यू मैम मुझे ये जॉब देने के लिए। यह सुनकर इनायत ने अपनी आंखें खोलकर उस लड़की को देखा। उस लड़की को देखकर इनायत के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। इनायत सातिर मुस्कान लिए ही बोली, ओ गॉड रोजी, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में। रोजी इनायत के सामने वाली चेयर पर बैठी और उसे देखते हुए बोली, इनायत, रसिया में एक काम आ गया था, बस उसे पूरा कर रही थी। रोजी डिमलोमा इनायत की फ्रेंड है जो रसिया में रहती है। रोजी अब से इनायत की न्यू असिस्टेंट है। इनायत उससे रसिया के बारे में पूछने लगी। रोजी उसे सब बताने लगी। बातें खत्म होने के बाद इनायत ने रोजी से कहा, पता है ना तुम्हारा काम क्या है? जिस पर रोजी बोली, ओ कम ऑन इनायत, मैं उस ओनी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये सुनकर इनायत हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर रोजी भी हंसने लगी। फिर इनायत ने सीरियस होकर कहा, लेकिन उसके अलावा तुम्हें ऑफिस भी देखना है और मैनेज भी करना है। डोंट वरी, आई विल बी मैनेज, रोजी ने श्योरिटी के साथ कहा। फिर दोनों एक स्माइल को लेकर कुछ डिस्कशन करने लगी। विराज मीटिंग रूम में शिवाय के साथ था। उनकी मैनेजर के साथ मीटिंग चल रही थी। कुछ देर में वहाँ जेजे आया। जेजे को देखकर सभी मैनेजर चुप होकर उसे देखने लगे। शिवाय भी अजीब नज़रों से उसे देखने लगा। वहीं विराज अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए प्रोजेक्टर को देख रहा था। विराज को गुस्से में देखकर शिवाय ने जेजे से उसके आने का कारण पूछते हुए कहा, जायसवाल ये क्या है? तुम्हें पता है ना मीटिंग चल रही है और तुम ऐसे? फिर विराज को देखते हुए, वैसे क्या कारण है तुम्हें इस तरह यहाँ आने का? जेजे ने एक नज़र पूरे मीटिंग रूम में दौड़ाई, फिर शिवाय को देखते हुए, शिवाय बाबा, छोटे मालिक शर्मा जी का उनके रूम में वेट कर रहे हैं। थोड़ा रुककर फिर विराज को देखते हुए, मैंने उनसे मना भी किया और बोला भी कि अभी शर्मा जी मीटिंग में हैं, लेकिन कहते हुए रुक गया। यह सुनकर शिवाय ने विराज को देखा, फिर जेजे से जाने का बोल दिया। जेजे वहाँ से चला गया। फिर शिवाय ने मीटिंग कैंसिल कर दी। मीटिंग कैंसिल होने से सभी मैनेजर वहाँ से चले गए। सभी के जाने के बाद शिवाय ने विराज को देखते हुए पूछा, क्या बात है विराज, अंकल को यहाँ आना पड़ा, वो भी तुझसे मिलने? विराज कुछ नहीं बोला। उसके चुप रहने से
सिवाय ने उसे कुछ बोलने पर जोर भी नहीं दिया। 5 मिनट चुप रहने के विराज चेयर से उठा और फिर अपना ब्लेजर सेट करते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, पलक और मेरे बारे में पूछने आए हैं। और वह वहाँ से अपने रूम के लिए निकल गया। सिवाय पीछे चेयर से टिक गया और अपनी आंखें बंद कर जो उनकी लाइफ में चल रहा था उसके बारे में सोचने लगा। विराज अपने रूम में पहुंच गया और चेयर के पास जाकर खड़ा हो गया। रमेश जी सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ फाइल्स को देख रहे थे। विराज के आने के बाद उन्होंने फाइल को नीचे टेबल पर रखी और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगी। कुछ देर तक रूम में सन्नाटा ही पसरा रहा। किसी ने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद रमेश जी ने चुप्पी को तोड़ते हुए विराज से बैठने को कहा। विराज बिना कुछ कहे सोफे के साइड में रखी हुई चेयर पर बैठ गया। रमेश जी ने विराज को देखते हुए कहा, क्या चल रहा है विराज ये सब? फिर थोड़ा सा रुक कर, तुम दिया से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्या बात है जिसके चलते तुमने दिया अपनी ही बहन को पग फेरे वाले दिन उसे मेंशन से बाहर ही छोड़कर चले गए? विराज कुछ नहीं बोला। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जॉइन कर लिया और नीचे देखने लगा। उसे ऐसे देखकर रमेश जी को गुस्सा आ गया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर विराज से सीधे ही पूछा, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा उस लड़की के साथ जिसके लिए तुम अपनी ही बहन, अपनी ही फैमिली से दूर होते जा रहे हो? यह सुनकर विराज तपाक से बोल पड़ा, उसका नाम पलक है। यह सुनकर रमेश जी ने एकदम से गुस्से में कहा, तुम अपने ही डैड से जमान लड़ा रहे हो? जिस पर विराज ने धीरे से कहा, इसे जबान लड़ाना नहीं बताना कहते हैं। यह सुनकर रमेश जी ने गुस्से में जोर से विराज कहा। विराज ने अपनी पलकें झपकाकर एक नज़र रमेश जी को देखा, फिर वापस नीचे देखने लगा। रमेश जी ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और विराज को देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता और ना ही मुझे कुछ जानना है। फिर थोड़ा सा रुककर, उस लड़की के साथ तुम्हारा जो कुछ भी चल रहा है उसे आज इसी वक्त ख़त्म करो और रिजाइन देकर उस लड़की को यहाँ से फ्री करो। यह सुनकर विराज ने गुस्से भरी नज़रों से रमेश जी को देखते हुए कहा, ना ही मैं पलक से कुछ ख़त्म करूँगा और ना ही मैं उसे रिजाइन दूँगा। फिर अपना सर नीचे कर, अब अगर आप चाहें तो मुझे प्रेसिडेंट की चेयर से हटा सकते हैं। यह सुनकर रमेश जी हैरान हो गए और विराज को देखते हुए बोले, क्या हटा दूँ मतलब? तुम उस लड़की के लिए अपना कैरियर, अपना फ्यूचर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो? यह सुनकर विराज गुस्से में चेयर से उठकर खड़ा हो गया और रमेश जी को देखते हुए बोला, व्हाट? कैरियर और फ्यूचर? आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं डैड? फिर थोड़ा सा रुक कर, आप जिस कैरियर जिस फ्यूचर के बारे में कह रहे हैं ना, ये मेरा तो नहीं है। आप भूल गए डैड, ये आपका है। यह सुनकर रमेश जी ने गुस्से में कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? जिस पर विराज ने कहा, सच ही तो बोल रहा हूँ डैड। आपके ही कहने पर मैंने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना फैशन सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गया आपके कैरियर को बिल्डअप करने। आप
आपके एक कहने पर मैंने अपने डॉक्टर्स कैरियर को छोड़ दिया, अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अपना दिन याद करते हुए, वो भी तब जब मुझे बेस्ट न्यूरो सर्जन का अवार्ड मिलने वाला था। आपकी एक कॉल से मैंने अपना कैरियर छोड़कर आपकी इस कंपनी में आ गया, आपके बिजनेस को बढ़ाने। विराज की बात सुनकर रमेश जी सोफे से उठकर उसके पास आ गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोले, देखो विराज, मुझे दुख है तुम्हारे कैरियर के छोड़ने से। फिर अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर उसे देखते हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी ही एम्प्लॉय के साथ संबंध बनाओ। फिर थोड़ा सा रुककर थोड़ा अपने बारे में, अपने स्टैंडर्ड के बारे में सोचो और किसी अच्छी लड़की को अपना जीवन साथी बनाओ। रमेश जी की बात पर विराज ने अपने कदमों को पीछे करते हुए कहा, तो फिर आपने मॉम से शादी क्यों की थी डैड? मॉम भी तो एक मिडिल क्लास घर की थी। जिस पर रमेश जी ने कहा, हमारी बात कुछ और थी। हमारी शादी बाबूजी ने तय की थी सारिका से। तभी विराज बोल पड़ा, अगर दादाजी मॉम से आपकी शादी नहीं करवाते तो आप किसी और से शादी करते, राइट? जिस पर रमेश जी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे सारिका पसंद थी और उसे मैं पसंद था, बस इसलिए मैंने उससे शादी की थी। विराज एकदम गुस्से भरी नज़रों से रमेश जी को देखते हुए बोला, तो बस डैड, मैं भी पलक से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है और मैं पलक को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ूंगा, अगर इसके लिए मुझे प्रेसिडेंट से ही क्यों ना हटना पड़े। और वो वहाँ से चला गया और रमेश जी उसे जाते हुए देखने लगे। वहीं रूम से बाहर अंदर की बातें रोजी ने सुन ली और उसने जाकर इनायत को सब कुछ बता दिया। रूम की बातें सुनकर इनायत के एक्सप्रेशन बहुत ही शातिर हो गए और वह विंडो से बाहर देखते हुए बोली, परफेक्ट, अब बस पलक के ऑफिस आने का इंतज़ार है। फिर रोजी को देखते हुए, तुम अपना सारा फोकस पलक से हटाकर अपने काम में लगाओ, क्योंकि अब मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। रोजी ने ओके कहा और वह वहाँ से चली गई। इनायत उसे जाते हुए देखकर बोली, बस पलक बस, अब जो होगा वो तो। रुक गई और हंसने लगी। विराज सीधा रूम से बाहर आकर अपने बिला के लिए निकल गया। बिला पहुंचने के बाद वो अपने रूम में आया और अपने बेड के पीछे वॉल पर देखने लगा। बेड के पीछे वाली वॉल पर पलक और उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी। ये फ़ोटोज़ उसने 2 से 4 दिन पहले ही लगाई थी। इन फ़ोटोज़ में दोनों की साथ में एक बड़ी और बहुत ही सुंदर फ़ोटो थी। उस फ़ोटो में पलक अपनी आंखें बंद कर मुस्कुरा रही थी और विराज उसे नेक किस कर रहा था। वो फ़ोटो क्लोज लुक में थी। विराज ने वाइट शर्ट और पलक ने स्ट्रिप में कुछ पहना हुआ था। बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। विराज ने दूसरी फ़ोटो देखी जिसमें विराज ने पलक को बैक हग किया हुआ था और दोनों मुस्कुराते हुए ओरियो और साइन को खिला रहे थे। वो फ़ोटो भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने एक और फ़ोटो देखी जिसमें दोनों बेड पर लेटे हुए थे और पलक हंसते हुए उसे ही देख रही थी और मुस्कुराते हुए विराज ऊपर। फिर उसने एक और फ़ोटो देखी जिसमें पलक दीवार से लगकर खड़ी थी और विराज उसके करीब
अपने एक हाथ को दीवार पर रखकर खड़ा था और दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उसकी नज़र नीचे लगी फोटो पर गई जिसमें विराज शर्टलेस था। वहीं पलक ने डार्क ग्रीन कलर में विराज शर्ट पहना हुआ था और दोनों ही बालकनी पे खड़े हुए थे। पलक ने अपना एक हाथ विराज के कंधे पर रखा था। ऐसे ही विराज हर एक फोटो को देखते जाता और उससे पलक को याद करता रहता। कुछ देर बाद विराज बालकनी में चला गया और चुपचाप समुद्र की लहरों को देखने लगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। सबकी जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उनकी जिंदगी ऐसे चल रही थी। विराज पलक की यादों में रहता। दिया शिवाय से बातें करने, उसके साथ रहने की कोशिश में रहती। अनु और ऋषि साथ तो रहते लेकिन बहुत दुखी और उदास रहते। विराज मीटिंग के लिए अलग अलग शहर और विदेश जाता लेकिन पलक वहाँ भी उसकी ही यादों में रहती। वहीं मानव और रोहित दोनों ही पलक को ढूंढने में लगे रहते लेकिन पलक का कुछ पता ही नहीं चलता। वहीं सभी उससे कॉल करते लेकिन उसका फ़ोन हमेशा की तरह ही बंद आता। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन रात में विराज अपने बैकयार्ड में बैठा हुआ था और चांद की चांदनी में समुद्र का पानी देख रहा था। समुद्र की लहरें समय के साथ साथ तेज होती जा रही थीं और लहरों के साथ साथ विराज की याद। वह उठा और हट में चला गया। फिर अपना गिटार लेकर टेबल पर बैठ गया और गिटार को बजाते हुए पलक की यादों में रहकर एक बहुत सा प्यारा, उसकी फीलिंग से मैच करता गाना गाने लगा। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, तेरी याद साथ है। वहीं दूसरी तरफ दिया शिवाय को मनाने की हर कोशिश करती, उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन शिवाय कुछ कहता ही नहीं और ना ही उससे बात करता। दिया विराज से मिलने उसके विला और ऑफिस भी जाती लेकिन विराज उसे मिलने से मना कर देता। दोनों के ऐसे बिहेवियर से दिया बहुत ही हर्ट हो जाती और रोने लगती। वह अकेले ही घूमने जाती, सामान लेने जाती लेकिन शिवाय आता ही नहीं। दिया एक गार्डन में घूमने गई जहाँ उसे बहुत सारे कपल दिखे। उन्हें देखकर दिया को बहुत हर्ट होता और वो अपनी और शिवाय की पुरानी यादों में चली जाती। अनु का भी यही हाल था। वो ज्ञान और सौरभ को कॉल करती लेकिन वो उसे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। वो पलक को भी कॉल करती, उसका फ़ोन ही बंद रहता। ऋषि भी शिवाय और विराज से मिलने की कोशिश करता लेकिन दोनों ही उससे नहीं मिलते। वो भी पलक को कॉल करता लेकिन उसका फ़ोन भी बंद आता। विराज, दिया, अनु और ऋषि अपने अपने रूम में विंडो से चांद देखते रहते हैं और शिवाय स्टडी रूम की विंडो से। ये सभी दिल में दुख दर्द लिए अपने बीते हुए पलों को यादों में बारे में सोचते रहते। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन दिया शिवाय के लिए डिनर प्लान करने का सोचती है। उसने अपनी डिजाइनर से बोलकर एक साड़ी बुलवाई और खुद मॉल जाकर डिनर के लिए डेकोरेशन के सारे सामान लेकर आई। उसने 4 बजे ही विला के सारे सर्वेंट को लीव दे दी और खुद खाना बनाने लगी। सर्वेंट चले गए। दिया ने शिवाय की पसंद का खाना बनाने का सोचा। उसे आता नहीं था लेकिन वो मोबाइल से देख देख कर बना रही थी। कुछ डिशेज बन गई थीं, कुछ बाकी थीं। दिया ने एक पैन में ऑयल लिया
और उसे गर्म होने का छोड़ दिया। ऑयल गर्म हो रहा था, तब तक उसने सब्जियों को सैनिटाइज कर कट किया। दिया ने साइड में रखे नमक के डिब्बे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से पैन का हैंडल नीचे हो गया, जिससे गर्म तेल दिया के हाथ पर गिर गया। तेल गिरने से दिया ने दर्द भरी आवाज़ से आह कहा और अपने हाथ को देखने लगी। उसके हाथ की स्किन तेल के बहुत गर्म होने से जल गई और उसमें जलन होने लगी। दिया को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह कुछ देर तक ऐसे ही खड़ी रही, फिर उसने टाइम देखा। शिवाय के आने का टाइम हो गया था। उसने अपना दर्द, जलन इग्नोर किया और रूम में जाकर बर्न क्रीम लगाई। फिर जल्दी से नीचे किचन में आकर खाना बनाने में लग गई। दिया से जलने के कारण कुछ भी काम करते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने शिवाय के लिए खाना बनाया। कुछ देर में डिनर बनकर रेडी हो गया। दिया ने पूरा डाइनिंग एरिया डेकोरेट कर दिया था। खुद भी रेडी होने के लिए चली गई। उसने बहुत ही सुंदर लाइट पिंक कलर में नेट की साड़ी पहनी और अपना जला हुआ हाथ छुपाने के लिए रेड कलर में फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना। उसने अपने बालों को नीचे से रोल किए, लाइट मेकअप के साथ डार्क पिंक लिपस्टिक और लाइट पिंक बिंदी लगाई। उसने कानों में बहुत ही सुंदर इयररिंग पहने थे। दिया बहुत ही सुंदर लग रही थी। दिया ने शिवाय के लिए कपड़े भी निकाल कर बेड पर रख दिए और नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर चेयर पर बैठकर उसके आने का वेट करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, लेकिन शिवाय नहीं आया। दिया ने उसे कॉल भी किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव ही नहीं किया। शिवाय के ऐसा करने से दिया को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो मीटिंग का सोचकर वेट करने लगी। धीरे धीरे करके रात के 12 बज गए, 1 बज गया। शिवाय नहीं आया। दिया को नींद आने लगी। वह अपना सिर टेबल पर रखकर शिवाय का वेट करते हुए वहीं पर सो गई। अगली सुबह 9 बजे दिया की आंखें खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने आसपास देखा। वो अभी भी चेयर पर ही थी और सब कुछ वैसा ही का वैसा रखा था जैसे दिया ने डेकोरेट किया था। वह समझ गई कि शिवाय नहीं आया, लेकिन फिर भी वो रूम में गई और देखा कि उसके कपड़े भी वैसे ही रखे हुए हैं जैसे उसने रख कर गई थी। वह स्टडी रूम में भी गई, लेकिन शिवाय वहाँ भी नहीं था। उसे बहुत दुख हुआ, पर कर भी क्या सकती थी वो रोने के अलावा। वह रूम में गई और रेडी होकर नीचे आ गई। तब तक सर्वेंट भी आ गए थे। उसने एक सर्वेंट से सारा डिनर गर्म करके ऑफ्टरनून में देने को कहा और खुद डेकोरेशन हटाने लगी। लगभग सुबह 11 बजे शिवाय आया। उसने एक नज़र दिया को देखा जो कुछ साफ कर रही थी और वो अपने रूम में चला गया। रेडी होकर शिवाय वापस जाने लगा। शिवाय को वापस जाता हुआ देख दिया उसे रोकने वाली थी, लेकिन फिर रुक गई और किचन में चली गई। शिवाय भी चला गया। ऐसे 2 दिन तक चलता रहा। दिया को अब शिवाय के बिहेवियर की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसने अब उससे कुछ कहना, कुछ बोलना ही बंद कर दिया। शिवाय को दिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और अपने काम में ही लगा रहा। 2 दिन बाद रमेश जी दिया को लेने आए। वह रेडी होकर उसके साथ जाने के लिए रूम से नीचे आई।
उसे अकेले देखकर रमेश जी ने पूछा बेटा सिवाय नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है वो? जिस पर दिया ने कहा वो मीटिंग के लिए पुणे गए हैं। यह सुनकर रमेश जी ने कहा लेकिन बेटा जहाँ तक मुझे पता है पुणे में तो कोई मीटिंग नहीं है आज। दिया बात को बनाते हुए बोली बड़े पापा वो अर्जेंट मीटिंग आ गई थी बस इसलिए। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए ओके कहा और उसे लेकर चले गए। दिया को जाते हुए देख एक मेड ने दूसरी मेड से कहा बेचारी मैम, मुझे तो दया आती है इन पर, शरारते ही नहीं हैं और ना ही इन पर ध्यान देते हैं। जिस पर दूसरी मेड ने कहा क्या करें बहन, शादी के इतने दिन हो गए हैं लेकिन सर कभी मैडम के पास ही नहीं रहे। फिर पहली मेड को देखते हुए अगर सर को मैडम से प्यार नहीं था तो फिर उन्होंने शादी ही क्यों की? ये बात शिवाय ने सुन ली क्योंकि वो अभी अभी आया था। उसने उन दोनों मेड को देखा और अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर उसने देखा कि दिया रूम में नहीं है। उसने वॉशरूम का गेट को नॉक करते हुए पूछा दिया तुम अंदर हो? लेकिन अंदर से उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसने गेट खोलकर देखा दिया वहाँ भी नहीं थी। फिर वह रूम से बाहर आया और एक सर्वेंट से दिया के बारे में पूछा। सर्वेंट ने बताते हुए कहा सर मैम अपने पापा के साथ सारिका मेंशन चली गई हैं। यह सुनकर शिवाय को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि दिया ने उसे एक बार भी नहीं बताया कि वो सारिका मेंशन जाने वाली है। उसने सर्वेंट को जाने के लिए कहा और वापस से अपने रूम में आ गया। रूम में आकर वो बेड पर बैठ गया और अपनी शादी से लेकर आज तक की सारी बातें सोचने लगा। उसका दिया के लिए बिहेवियर, उससे बातें न करना, उसका फ़ोन न उठाना उसे सब परेशान करने लगा। उसने अपना फ़ोन उठाया और अनलॉक कर दिया को कॉल करने लगा लेकिन वो रुक गया और कुछ सोचकर अपना फ़ोन रख दिया और सावन लेने के लिए चला गया। ऐसे ही 2 से 3 दिन लगा रहा। शिवाय को दिया का जाना परेशान करने लगा। वो दिया को कॉल करने के बारे में सोचता लेकिन कुछ सोचकर फ़ोन को रख देता। 3 दिन बाद शिवाय रेडी होकर सारिका मेंशन के लिए निकल गया। कुछ देर में वो सारिका मेंशन पहुंच गया। उसे देखकर जानकी जी खुश होते हुए उसके पास आई और उसकी नज़र उतारकर उससे बैठने को कहा। शिवाय सोफे पर आकर बैठ गया और रमेश जी से बातें करने लगा लेकिन उसकी नज़रें तो दिया को ही ढूंढ रही थी। जानकी जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। उसने कहा दादी मैं दिया को लेने आया हूँ, आप उसे बोल दीजिए रेडी हो जाए। जानकी जी मुस्कुराते हुए हाँ मैं बोल देती हूँ कहा और दिया के पास चली गई। दिया अपने रूम में बर्न क्रीम लगा रही थी। जैसे ही जानकी जी आई उसने तुरंत अपना घाव छुपा लिया और उन्हें देखते हुए कहा अम्मा आप यहाँ इस वक्त? जिस पर जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा शिवाय तुझे लेने के लिए आया है, जा जल्दी से तैयार हो जा। यह सुनकर दिया ने उदासी से हाँ में अपना सिर हिलाया और रेडी होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद दिया रेडी होकर हॉल में आ गई। दिया शादी के बाद साड़ी ही पहनती थी इसलिए आज भी उसने फुल स्लीव्स के ब्लाउज के साथ साड़ी ही पहनी थी। दिया के आने के बाद सभी लोग खड़े हो गए और उसे छोड़ने के लिए जाने लगे।
दिया ने एक नज़र शिवाय को जाते हुए देखा, फिर रमेश जी के सीने से लगकर रोने लगी और फिर रोते हुए बोली, बड़े पापा मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ आप मत जाने दो मुझे, मैं नहीं जाना चाहती। जानकी जी विद्या जी इमोशनल हो गई और विद्या जी उसके पास जाकर उसकी बैग को सहलाते हुए बोली, रानी रो मत बच्ची, कुछ दिन में तुझे वहाँ पर अच्छा लगने लगेगा, फिर बाहर देखते हुए जा, जमाई साहब तेरा रास्ता देख रहे हैं। दिया कुछ नहीं बोली, वो रमेश जी के सीने से लगकर रोती रही और जाने से मना करती रही। उसका बोलना शिवाय ने सुन लिया था, क्योंकि वो वापस अंदर उसे लेने आया था। दिया को देखकर उसे बहुत बुरा लगा। वह अपनी कार में जाकर बैठ गया। रमेश जी ने दिया को खुद से दूर किया और उसके आंसू पोंछे, फिर उसे देखते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें फिर लेने आ जाऊंगा, पर अभी जा, शिवाय तेरा इंतजार कर रहा होगा। दिया उन्हें ना भेजने की उम्मीद से देखती रही, लेकिन रमेश जी ने उसे शिवाय की कार में ले जाकर बैठा दिया। दिया के बैठने के बाद ड्राइवर कार लेकर ब्लू हेवन के लिए निकल गया। पूरे रास्ते दिया ने शिवाय से बात तक नहीं की, शिवाय उसे देखते रहा, लेकिन दिया आंखों में आंसू लिए विंडो से बाहर ही देखती रही। दूसरी तरफ विराज कंपनी जाने के लिए कार में बैठा हुआ था। विराज की शानदार रॉयल रॉयस मुंबई की सड़क पर तेज रफ्तार से चल रही थी। विराज कभी विंडो से बाहर देखता, कभी सामने देखता और कभी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। कुछ देर बाद विराज के फ़ोन पर मेल नोटिफिकेशन आया। विराज ने एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा, फिर वापस से बाहर विंडो पर देखने लगा, लेकिन तभी अचानक उसे याद आया कि मेल पलक की तरफ से आया था। उसने तुरंत अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा। मेल सच में पलक के तरफ से था। विराज खुश हो गया। इतने दिनों बाद पलक का मेल आना विराज की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अपना फ़ोन अनलॉक किया और मेल बॉक्स पर जाकर पलक के मेल को पढ़ने लगा। आखिर क्या है पलक के इस मेल में, यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।